डेविल से शादी। देखिए सर, ये जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मिता ने ये कहा ही था कि तभी वो पुलिसमैन अपना हाथ दिखा के बोला, बस अब जो बात होगी पुलिस स्टेशन में होगी, ले चलो सबको यहाँ से। ये बोल वो निमी और उन लड़कों को लेकर चले जाते हैं और पीछे से मिता, तानिया और रियान अपनी कार में पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। अब आगे पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने सभी के घर वालों को कॉल करके बुला लिया था और निमी से बार बार पूछ रहे थे उसके घर का नंबर, लेकिन निमी नहीं बता रही थी। उसे डर था कहीं अगर ये बात अंश को पता लगी तो शायद वो गुस्सा करेगा, और देखा जाए तो निमी का यह डर सच भी साबित होता है। मिता, तानिया और रियान तीनों पुलिस वैन के पीछे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। मिता सीनियर ऑफिसर को समझाते हुए बोली, सर कुछ गलतफहमी हुई होगी, निमी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। मिता ने यह कहा ही था कि तभी पीछे से एक करीब 55 साल की महिला ने कहा, अच्छा कुछ भी नहीं किया होगा, देखो तो कैसे मेरे बेटे को मार मार के अधमरा कर दिया है। उसके बाद वो औरत पुलिस वालों की तरफ देखकर बोली, सर आप ही देखिए, इतनी बुरी तरह से मारा इस लड़की ने मेरे बेटे को, और आपको लगता है कि इन सब में मेरे बेटे की गलती है? नहीं सर, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दीजिए और लड़की को अंदर डाल दीजिए जेल में। उस औरत की बात सुनकर निमी को और ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो भी गुस्से से बोली, अच्छा जी, आपको लगता है इसमें मेरी गलती है? अगर आपके बेटे इतने शरीफ हैं तो घर में उठाकर रखना चाहिए। मैं बताती हूँ आपको आपके बेटे की शराफत। कॉलेज के बाहर जनाब लड़की छेड़ रहे थे, इसीलिए मैंने इन्हें मारा था। खुद के बेटे हाथ में नहीं हैं और मुझे ब्लेम कर रही है। सच तो ये है कि आप भी अच्छे से जानती हैं कि आपके बेटे कितने पानी में हैं। वह औरत निमी की बात सुनकर फिर से पुलिस वाले की तरफ देख के बोली, देखिए सर, जुबान तो इसकी कैंची की तरह चलती है, उसके बाद भी आपको लगता है कि गलती मेरे बेटे की ही है। सर मेरी बात मान लीजिए और इसको जेल में डालिए और मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। वो औरत निमी के खिलाफ बोले ही जा रही थी कि तभी मिता बोली, सर आप कॉलेज के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। मिता की बात पर वो पुलिस वाला बोला, हमने पहले सीसीटीवी देख लिया है, इसीलिए हमें पता है कि गलती किसकी है, पर फिर भी हम इस लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि यह महिला उनके खिलाफ एफआईआर करने की बात बोल रही है, और एक बार ये हुआ तो बेल पर ही छोड़ा जाएगा। पुलिस वाले की बात सुनकर मिता टेंशन में आ जाती है क्योंकि एफआईआर हुआ तो सबको ये बात पता चल जाएगी और घर में अलग बवाल होगा। मिता कैसे भी करके ये मामला निपटना चाहती है। मिता कुछ सोचते हुए निमी की तरफ देखती है जो उस औरत से लड़ने में बिजी थी। उसे देख के मिता को गुस्सा आता है और वो निमी के पास जाके बोली, क्या कर रही है तू? मैं तुझे यहाँ इन सब से निकालने का सोच रही हूँ और तू मुसीबत और बढ़ाते जा रही है। कुछ भी करने से पहले एक बार भाई के बारे में सोच ले। मिता की बात निमी पर भी असर छोड़ती है और वो एकदम चुप हो जाती है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अंश को नाराज करके उससे डांट नहीं खाना चाहती है। वैसे भी कल रात के बाद अंश का डर एक बार फिर से निमी के मन में आ चुका था। मिता उस औरत की तरफ देखती है और उसे इशारा से बगल में आने को कहती है। वो औरत मिता का इशारा देख के वहाँ चली जाती है जहाँ मिता ने बुलाया था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि मिता क्यों बुला रही है। मिता उस औरत को देख के बोली, ये सब खत्म करने का क्या लोगी? कहना क्या चाहती हो? वो औरत बोली, आप इतनी भोली तो नहीं हैं। आपको देख के साफ पता चल रहा है कि
ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो? इसीलिए जो चाहिए वो बताओ और ये सब खत्म करो, मिता ने सीधे तौर पे कहा। मिता की कही हुई बात निशाने पर जाके लगती है, लेकिन वो औरत कुछ ज़्यादा ही लालची होती है। और मिता रियान और निमी को देख वो समझ चुकी थी कि ये सब बड़े घर के बच्चे हैं, जिससे जितना मांगा जाए उतना देंगे। इसीलिए वो बोली, ठीक है, ये सब खत्म करने के मुझे 20 लाख चाहिए। उसकी बात सुन के मिता चौंकते हुए बोली, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? 20 लाख में कितने जीरो होते हैं ये पता भी है? ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए मैं 20 लाख दूं। 2 लाख में ख़त्म करो ये सब। कभी नहीं, 20 लाख से मैं कम नहीं लेने वाली हूँ, उस औरत ने कहा। ठीक है फिर, पैसे कमाने का मौका खो दिया तुमने, क्योंकि 20 लाख तो मैं देने से रही। ये बोल मिता निमी के पास आती है। ऐसा नहीं था कि मिता और निमी 20 लाख नहीं दे सकते थे, लेकिन दिक्कत यह है कि एक ही दिन में इतने पैसे देने का मतलब घर वालों को साफ साफ ये बताना कि जरूर कोई ना कोई कांड किया है। निमी मिता को देख के बोली, क्या हुआ? बहुत लालची औरत है, सीधे 20 लाख पे मुंह खोल रहा है। इतने पैसे तो अकाउंट में भी नहीं है, मिता ने कहा। तो क्या करें अब? निमी बोली। मिता रियान की तरफ देखती है, जो अपने लॉयर को कॉल करके बुला रहा होता है। अब निमी और मिता के पास रियान ही एक खौफ था। रियान लॉयर से बात करके उनकी तरफ देख के बोला, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा अब। कुछ ही देर बाद लॉयर आ जाते हैं और निमी को इनोसेंट प्रूव कर देते हैं। वैसे निमी ने कुछ गलत नहीं किया था, ये सबको पता था, लेकिन वो औरत पैसे निकालने के लिए फालतू के इल्ज़ाम उसे लगा रही थी। वहीं अब उन सबका इल्ज़ाम अंजाम उसको ही भुगतना पड़ता है। पुलिस वाले निमी को छोड़ देते हैं और निमी सबके साथ बाहर आ जाती है। तब रियान बोला, तेरा दिमाग खराब है, क्यों लड़ने गई थी? क्या करती, गुस्सा आ गया था, निमी बोली। इन सब में शाम होने को आई थी। निमी और मिता को लगता है कि सब ठीक हो चुका है, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दोनों अपने घर के लिए निकल गई थी कि तभी रियान का कॉल आता है निमी के फ़ोन पर। निमी कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो, हाँ रियान बोलो। कांग्रेचुलेसन, तुम चाहती थी कि आज जो हुआ वो तुम्हारे घर वालों को पता न चले, लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो पूरे शहर को पता चल चुका है, क्योंकि आपकी महानता के किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया है और अब वो बहुत स्पीड से वायरल हो रहा है, रियान ने कहा। रियान की बात सुनकर निमी शॉक्ड होते हुए चिल्ला के बोली, क्या बकवास कर रहा है तू? जब भी फ़ोन करता है कोई ना कोई मनुष्य खबर ही देता है। निमी की टेंशन से भरी आवाज़ सुन के मिता भी उसकी तरफ देखने लगती है और जब निमी फ़ोन रख देती है तब मिता उससे पूछी, क्या हुआ निमी? यार, वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने वीडियो बनाई थी और वो नेट पर डाल दिया है। मुझे डर लग रहा है, अगर अब उसे अंश ने देख लिया तो, निमी बोली। निमी इस बात को इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि जब अंश को पता लगेगा इन सब के बारे में और ख़ास करके उसके पुलिस स्टेशन में जाने के बारे में, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। निमी जितनी स्ट्रॉन्ग सबके सामने है उतनी ही वीक अंश के सामने पड़ जाती है। उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि ये वही लड़की है जिसने 6 लड़कों को अकेले ही धूल चटा दिया हो। निमी मिता की तरफ देखते हुए बोली, मिता, इसे कैसे भी नेट पर से हटा यार। हाँ, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत कर। वैसे भी भाई पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं, कहाँ सोशल मीडिया चलाते होंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा, मिता ने कहा। मिता की बात सुनकर निमी को थोड़ा हिम्मत मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिता
मिता सच ही कह रही थी कि अंश इतना काम में बिजी रहता है, उसके पास इतना टाइम कहाँ कि वो ये सब देख सके। निमी बोली, काश ऐसा ही हो मिता, तुम लेकिन किसी से बात कर और हटा इसे। हाँ, मैं एक लड़के को जानती हूँ जो एक अच्छा हैकर है, वो डिलीट कर देगा। रुक, मैं बात करती हूँ उससे, मिता ने कहा और उस लड़के को कॉल करके बात करने लगती है। निमी उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही होती है। कुछ देर बात करने के बाद मिता खुशी के साथ बोली, डोंट वरी, उसने कहा हो जाएगा। मिता की बात निमी को सुकून देती है और फिर कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। लिविंग हॉल में इस वक्त कोई नहीं था। निमी सीधे अपने रूम में जाती है और देखती है कि अंश सोफे पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा है। उसे देख के निमी सोचती है, आज अंश जल्दी कैसे आ गए? पहले तो कभी जल्दी नहीं आए थे। कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं नहीं, निमी क्या क्या सोच रही है। अंश को उन्हें देख के ही पता चल रहा है कि कुछ देर पहले ही आए हैं और यहाँ आते ही काम में लग गए हैं। ऐसे में उन्हें कैसे कुछ पता चलेगा? हाँ, यही हुआ होगा। बस मिता का वो दोस्त जल्दी से सब ठीक कर दे। निमी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अंश की आवाज़ आती है। वो बोला, वहाँ खड़ी कब तक रहोगी? अंश की आवाज़ सुन के निमी असल दुनिया में आती है और अंश की तरफ देख के स्माइल के साथ बोली, आप जल्दी आ गए? हाँ, मेरा मन हुआ जल्दी आने का। यहाँ आओ। अंश ने निमी को अपने पास बुलाया। निमी भी अंश के पास चली जाती है और उसके बगल में बैठने लगती है कि तभी अंश उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। ये सब देख निमी स्माइल करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंश निमी के बालों में हाथ से सहलाते हुए पूछा, आज का दिन कैसा गया? अंश के सवाल को सुन के निमी को आज के दिन जो हुआ वो एक क्लिप की तरह उसके दिमाग में घूमने लगती है। फिर निमी अपने दिमाग से सबको झटक के बोली, अच्छा था। और आपका? मेरा भी अच्छा था। वैसे तुम्हें पता है, आज एक वीडियो बहुत स्पीड से वायरल हो रही है, तुमने देखा उसे? अंश ने निमी से पूछा। वीडियो वाली बात सुन के निमी अपनी आंखें खोल लेती है और अंश को देखती है, जिसकी फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। तभी अंश अपने लैपटॉप में एक वीडियो प्ले करता है, जिसे देख के निमी की कुछ पल के लिए सांसें ही थम जाती है, क्योंकि वो उसकी ही वीडियो थी, उन लड़कों को मारते हुए, साथ में पुलिस जो उसको लेके जाती है। सब ये देख निमी समझ जाती है कि अंश को सब पता चल चुका है। इस वक्त निमी अंश की गोद में होती है और अंश ने अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ के रखा था, इसीलिए बेचारी कहीं भाग के भी नहीं जा सकती थी। निमी खुद को एक शिकार की तरह महसूस कर रही थी जो अभी जाल में फंस चुकी है। निमी बेचारी से शक्ल बना के अंश को देखती है, लेकिन अंश तो जैसे उसके किसी भी रिएक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो वैसे एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ निमी को देख रहा था। अंश, वो मेरी कोई गलती नहीं है, सॉरी, निमी ने हकलाते हुए कहा। अंश निमी को देखते हुए बोला, तुम क्यों मेरे पेशेंस का टेस्ट लेती रहती हो निमी? निमी अंश के जवाब से डर जाती है और उसे समझ में आ चुका था कि अंश बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है और उसकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक बार निमी कोशिश करते हुए बोली, अंश, वो लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे, मैं तो सिर्फ उसकी मदद करने गई थी। रियली? तो तुम पुलिस को कॉल कर देती? ऐसे खुद क्यों लड़ने गई थी? क्या मुझे समझ नहीं आता है कि तुम्हें लड़ने का मन हो रहा था, इसीलिए तुमने बिना कुछ सोचे उनके बीच में पड़ गई। अंश की आवाज़ ये सब बोलते हुए धीरे धीरे गुस्से से बढ़ते जा रहा था। अंश की कही हुई बात सच ही तो थी। निमी सच में सिर्फ
मज़े के लिए बीच में ही गई थी, वरना वो सब आराम से भी सॉल्व हो जाता। निमी फिर से अंश की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उसे नहीं छोड़ता है। निमी अब चुपचाप अपने सिर को नीचे कर लेती है। अंश आगे बोला, तुमने किसी की मदद की और बदले में क्या हुआ? जब उस लड़की को बयान देना था तो वो भाग निकली। अंश गुस्से से निमी को देखने लगता है, जो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाती है और ऐसा सोचती है कि अंश को कुछ पता नहीं चलेगा और अंश को निमी से जुड़ी हर चीज़ पहले से ही पता चलती है। निमी अपना सिर नीचे किए बैठी हुई सारी बातों को सुन रही थी। अंश ने आगे कहा, कुछ होता है तो तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती हो? अंश का सवाल सुन के निमी को समझ ही नहीं आता है कि वो उसे जवाब दे। वो अंश को क्या बताती कि उसके इसी गुस्से से डर की वजह से नहीं बता रही है। तभी निमी को अंश की फिर से आवाज़ आई, बोलो निमी, जवाब दो। अंश की आवाज़ से ही समझ में आ रहा था कि वो कितने गुस्से में है। निमी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या बोले, लेकिन अब उसे कुछ बोलना ज़रूरी था, नहीं तो अंश और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। निमी हिम्मत करके बोली, मुझे लगा बात उतनी बड़ी नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं कहा। अंश अभी निमी के हाथ को देख रहा था, क्योंकि उन लड़कों को मारने की वजह से उसके हाथ में भी चोट आई थी, जिसे निमी ने इन सब में गौर से नहीं देखा था। निमी के हाथ पर लगे चोट को देख के भी अंश को गुस्सा आ रहा था और फिर वो निमी को अपनी गोद से उतार के साइड में रखता है और ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के उसमें से दवाई लेके निमी के हाथ पर लगाने लगता है। जैसे ही निमी को इस बात का ध्यान आता है कि अंश क्या कर रहा है, तभी उसकी नज़र अपने हाथ के लगे चोट पर जाती है। निमी देखती है कि उसके हाथ पर हल्के से चोट हैं, जैसे खरोच आई हो। निमी खुद भी उस चोट को ध्यान से नहीं देखती जितना अंश ने देखा। अंश बिना आगे कुछ बोले निमी के हाथ पर दवाई लगाता है और फिर बिना कुछ बोले अपने स्टडी रूम में चला जाता है। निमी बस अंश को जाते हुए देख रही थी और उसे समझ में आ चुका था कि अंश उससे गुस्सा हो गया है। निमी भी उदास हो जाती है और उसे बहुत गिल्टी फील होता है, जिस वजह से वो चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं अंश स्टडी रूम में पहुंच के अपने टेबल पर रखा एक वास उठा के फेंक देता है। फिर पंकज को कॉल करके बोला, निमी की वीडियो वायरल हो रही है, सुबह तक वो सोशल मीडिया से हट जाना चाहिए और पता करो कौन है वो लड़के। ये बोल अंश फ़ोन रख देता है और अपनी चेयर पर बैठ के आंखें बंद कर लेता है। निमी रूम में बैठे हुए मिता को कॉल करती है। जब मिता कॉल उठाती है तो निमी अपनी सारी रामकथा उसे दुखी होते हुए सुना देती है, जिसे सुन मिता एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुझसे रुका नहीं जा रहा था, क्या ज़रूरत थी उसे मारने की? मैं क्या करती? पहले निशा की वो बातें, फिर ये सब, मेरा दिमाग खराब हो चुका था, निमी बोली। मिता से बात करने के बाद निमी बहुत देर तक वहीं बैठी अंश के बाहर आने का वेट करती रही। वहीं कॉफ़ी टेबल पर दोनों का खाना रखा हुआ था, जो अब ठंडा होने वाला था, क्योंकि अब रात के करीब 11 बज चुका था। निमी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह स्टडी रूम में जाके अंश को बुला सके। अंश को बुलाना तो दूर, उसकी हिम्मत तो स्टडी रूम में जाने की भी नहीं हो रही थी। निमी बाहर ही उदासी बैठी होती है, इस उम्मीद के साथ कि अंश बाहर आए, लेकिन अंश बाहर नहीं आता है। निमी थक के अपने बेड पर जाकर लेट जाती है, पर उससे नींद कहाँ आने वाली थी। फिर भी निमी यूं ही लेटी रहती है। समय बीतता जा रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे, लेकिन अभी भी अंश बाहर नहीं आया था और ना ही खाना खाया था। निमी बिना कुछ खाए उसका इंतज़ार कर रही थी और आज दिन में हुआ उस हंगामे की वजह से वो सुबह से भी भूखी थी।
निमी का अभी भी कुछ खाने का मन नहीं होता है। वो कैसे भी करके बस सोना चाहती थी। कुछ देर बाद निमी नींद के आगोश में चली जाती है। हालांकि उसे अंश के बिना नींद नहीं आती है, लेकिन आज वो इतना थकी थी कि बेड में जाने के कुछ देर बाद ही सो जाती है। सुबह का वक्त निमी सो के जल्दी उठ जाती है और उठते ही वो अंश को रूम में देखने लगती है, लेकिन उसे फिर से वही खालीपन नजर आता है। निमी उठ के फ्रेश होने चली जाती है और साथ ही चेंज करके कॉलेज के लिए रेडी होती है। इस बार निमी अंश को देखने के लिए स्टडी रूम की तरफ जाती है। वो सोचती है कि अब तक तो अंश का गुस्सा शांत हो चुका होगा। अंदर स्टडी रूम में अंश अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अभी उसे देख के ये बताना मुश्किल था कि वो जाग रहा है या सो रहा है। निमी अंदर जाके अंश को देखती है और खुद से बोली, पता नहीं रात को सोए हैं या फिर गुस्से में काम ही किया है। निमी की धीमी आवाज़ अंश के कानों में भी जाती है और वो अपनी आंखें खोल के उसे देखता है। अंश की आंखें लाल हो चुकी थी, जो ये साफ साफ बयां कर रहा था कि अब अंश रात को भी नहीं सोया है। अंश अपने सामने निमी को देख उसे अपने पास आने का इशारा करता है, तो निमी धीरे से चल के उसके पास जाती है। अंश उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे अपने सीने से लगा के बोला, अब कुछ हो तो सबसे पहले मुझे कॉल आना चाहिए। अंश की बात सुन के निमी हाँ में जवाब देती है, जिसे सुन के अंश बोला, वैसे ये सब अब होना ही नहीं चाहिए। एक बार फिर अंश की बात पर निमी हाँ में जवाब देती है। निमी ने खुद को अंश के सीने में छुपा लिया था। कल पूरी रात उसे अंश की बाहों में आने का मन हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो बस अंश के गले से लगी रहे, पर अंश के गुस्से के आगे निमी हमेशा से डर जाती। अभी जब अंश ने उसे खुद से गले लगाया तो जैसे किसी छोटे बच्चों को उसकी फेवरेट चॉकलेट मिल गई हो। निमी ने कल से कुछ नहीं खाया था, जिस वजह से उसे थोड़ी कमजोरी भी लग रही थी, लेकिन अगर ये बात अंश से बोलती तो फिर से उसे डांट पड़ती या फिर अंश के गुस्से का सामना करना पड़ता। इसीलिए अंश आपने रात को खाना नहीं खाया, चलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, निमी ने कहा। निमी की बात सुन के अंश उसे देखता है, फिर उससे उल्टा सवाल पूछता है, तुमने खाना खाया था? अंश के सवाल से निमी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, क्योंकि वह अंश को सच नहीं बोल सकती थी और झूठ भी नहीं बोल सकती। अंश तुरंत उसे पकड़ लेता है। निमी की चुप्पी देख अंश अपनी आईब्रो उठा के बोला, मतलब नहीं खाया था, और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम कल दिन में भी कुछ नहीं खाया होगा। तुम कभी भी मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? मैंने कितनी बार कहा था तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई लापरवाही नहीं। तुम्हें कुछ होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अंश की बातों से उसका दर्द भी निमी के लिए दिख रहा था। अंश ने निमी को बुरी हालत में देखा था, जब उसे बचाना मुश्किल था। उस समय अंश पर क्या बीती थी वो सिर्फ वही जानता है। आज भी निमी को हल्की सी चोट लग जाए या वो बीमार हो जाए, तब अंश की हालत क्या होती है वो उससे बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।